आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई। अगर आप इंडिया में बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो इन चारों सिस्टम के बारे में आपने ज़रूर ही सुना होगा, और ख़ास करके इनमें एक दो सिस्टम को तो आपने यूज भी किया होगा। कभी क्या आपने जानने की कोशिश किया एक्चुअली सिस्टम काम कैसे करते हैं? इंडिया में कौन कौन से पेमेंट सिस्टम है? क्या ये चार ही हैं, क्या और हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया? और ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या इनकी कमियां हैं, क्या इनकी खूबियां हैं? कौन से सिस्टम यूज करने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जागरूक बनने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इन सिस्टम्स को यूज करें। जब हमें पता चलेगा कि सिस्टम काम कैसे करते हैं तो हमें यूज करना भी बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सिस्टम को समझते हैं। तो जय हिंद इन्वेस्टर, मैं धीरेंद्र फिनशास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई, तो एक एक करके इन सिस्टम को हम समझेंगे धीरे धीरे और इनकी कमियां और खूबियों के बारे में जानेंगे। 2004 के पहले यूजुअली अगर किसी एक आदमी को किसी अपने सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ता था तो वो बैंक में रिक्वेस्ट देता था और वो बैंक मैन्युअली दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करता था और क्रेडिटर का बैंक उस इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता था। ये सारा प्रोसेस मैन्युअली होता था, बैंक अपने एंड से प्रोसेस करता था इस सिस्टम को। लेकिन इसमें क्या है कि रिस्क था कि कभी सर्वर फेल हो जाता है, किसी रीजन से बैंक अगर ट्रांसफ़र करने में असफल होता है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता था और पैसे तो ट्रांसफ़र होते ही नहीं थे। तो इससे ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने एक सिस्टम एवॉल्व किया, 2004 में डेवलप किया आरटीजीएस, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? एक पहला चीज़ तो ये आरबीआई के रेगुलेशन में काम करता है, टोटल आरबीआई। तो इसके बीच में कोई सिस्टम नहीं था एक बैंक से दूसरे बैंक के सिस्टम में, तो आरबीआई खुद एक सिस्टम बन के आया, आरबीआई का एक सिस्टम आया जो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो इसकी खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं ये बात करते हैं। इसकी कमी क्या है कि 2 लाख से नीचे इस पैसे इसमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। 2 लाख मिनिमम अमाउंट होता है और 2 लाख से ऊपर मैक्सिमम का कोई कैपिंग नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि छोटे रिटेलर के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो इसमें पैसे ट्रांसफ़र कैसे होते थे ये मैं बता रहा हूँ। पहले इंडिविजुअल ऑनलाइन या ऑफलाइन इन द सेंस बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट देता है या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करता है। तो पहले ये कहाँ जाता है? इंडिविजुअल के बैंक में ऑर्डर प्लेस होता है। इंडिविजुअल अपने अगर ऑनलाइन बैंकिंग से कर रहा है तो इंडिविजुअल के बैंक में ऑर्डर प्लेस होता है। उसके बाद वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होता हो आरबीआई के सर्वर पे जाता है, बैंक के सर्वर से आरबीआई के सर्वर पे जाता है। आरबीआई के सर्वर पे वेरीफाई होता है ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्रेडिटर के बैंक के सर्वर पे जाता है, वहाँ पे उसको रिसीव होता है पैसा, फिर वो क्रेडिटर के अकाउंट में जाकर के क्रेडिट होता है। तो टोटल 5 सिस्टम होता है। इंडिविजुअल अपने एंड से प्रोसेस किया या बैंक से प्रोसेस करवाया तो रिटर्न रिक्वेस्ट देता था, उसके बैंक ने प्रोसेस किया डेबिटर के, फिर आरबीआई एंड क्रेडिटर का बैंक एंड क्रेडिटर का बैंक अकाउंट। ये 5 सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं अभी एक्चुअली। तो इनके थ्रू ये पैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसमें आरबीआई वॉचडॉग का काम करता है कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और ये रियल टाइम होता है एक्चुअली। ये डे के एंड में बैंक सारा ट्रांजेक्शन दूसरे बैंक में जो बैंक होते थे उनके बैंक में ट्रांसफ़र करता था, तो वो क्रेडिट होता था इंडिविजुअल के अकाउंट में। यहाँ पे क्या हुआ कि रियल टाइम होता है, इंडिविजुअल ने ऑर्डर प्लेस किया और वो सिस्टम से वेरीफाई होते होते क्रेडिटर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। अगस्त 22 के रिकॉर्ड के हिसाब से पर अकाउंट आरटीजीएस का ट्रांसफ़र 62 लाख है एवरेज पर अकाउंट। इसमें किसी का 2 लाख भी रहा होगा, किसी का 2 करोड़ रुपया होगा, किसी का 200 करोड़ रहा होगा। तो पर अकाउंट ट्रांसफ़र एवरेज 62 लाख है। इसमें चार्जेज के 2 स्लैब है। आरबीआई अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं रखा है, बट बैंकों को थोड़ा सा छूट दिया हुआ कि आप चार्ज रख सकते हैं, लेकिन उसमें कैपिंग लगा रखा है। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे मैक्सिमम 25 रुपये और 5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे मैक्सिमम 50 रुपये का बैंक चार्ज कर सकता है। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करता हो। आरबीआई अपने सर्वर का इससे कोई चार्ज नहीं लेता बैंकों से। अब आते हैं एनईएफटी पर। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का फुल फॉर्म होता है। ये 2005 में आरटीजीएस के बाद ये इवॉल्व हुआ, खासकर रिटेल कस्टमर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरू होता था बैंक ट्रांसफ़र, बट एनईएफटी में इसकी कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 1 रुपये है और मैक्सिमम इसमें भी कोई लिमिट नहीं होती। बट बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक इस पर कैपिंग लगा सकता है। कुछ बैंकों ने 10 लाख रुपये, कुछ बैंकों ने 20 लाख की कैपिंग लगा रखा है, कुछ बैंकों के पास अनलिमिटेड है। तो एनईएफटी में आप मिनिमम 1 रुपये से लेकर के मैक्सिमम एज पर बैंक
के लिमिटेशन के हिसाब से आप ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये क्या है कि ये छोटे से छोटा रिटेलर भी इसको यूज कर सकता है। इसमें क्या है कि इनिशियली पहले फुल डे का सेटलमेंट होता था, मतलब दिन भर में आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आरबीआई के बैंकिंग आवर के हिसाब से ये पैसे दिन के लास्ट में क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में जाते थे। लेकिन इस पे बाद में इसके रेगुलेशन में थोड़ी सी सहूलियत दी गई, तो इसमें 2 घंटे का स्लैब हुआ। 2 घंटे के स्लैब में मतलब अगर सुबह 8 बजे पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू होते थे, आरबीआई की बैंकिंग आवर शुरू होती, तो 8 से 10 का एक स्लैब, 10 से 12 का स्लैब, 12 से 2 बजे का स्लैब होता था। मतलब उस 2 घंटे में कभी भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते थे तो 2 घंटे के लास्ट में जब सेटलमेंट होता था तो वो क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में चला जाता था। बाद में इसको और ईजीनेस के लिए और इसको आधे घंटे का स्लैब किया गया। तो अब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एनईएफटी के थ्रू, तो आपका आधे घंटे में क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में पैसे चला जाता है। और 2005 में जब एनईएफटी आया तो एनईएफटी रियली एक गेम चेंजर उस टाइम के लिए साबित हुआ, क्योंकि आरटीजीएस में 2 लाख से नीचे तो हम पैसे ट्रांसफ़र कर नहीं सकते थे और एनईएफटी से बहुत इजी हो गया। और इंटरनेट बैंकिंग इवॉल्व हुआ तो लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया, तो अपने घर से ही अपने नियर एंड डियर को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। एनईएफटी में भी पैसे ट्रांसफ़र का सिस्टम आरटीजीएस जैसे ही होता है। एनईएफटी में पहले इंडिविजुअल अपने इंटरनेट बैंकिंग से कमांड देता है या रिटर्न रिक्वेस्ट देता है बैंक को। उसके बाद ये बैंक के सर्वर पे जाता है, बैंक के सर्वर से पैसे ट्रांसफ़र होता है, वो आरबीआई के सर्वर पे जाता है। आरबीआई अगेन क्रेडिटर के बैंक के सर्वर पे भेजता है पैसा, उसके बाद वो क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट होता है आरबीआई के वेरिफिकेशन के बाद। तो ये इसमें भी 5 सिस्टम लगा रहता है, जो एक एक स्टेप पे वेरीफाई होने के बाद ये पैसे अल्टीमेटली क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब इनकी चार्ज के बारे में बात करते हैं। एनईएफटी में जनरली सेविंग अकाउंट पे कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि आरबीआई ने एडवाइज कर रखा है कि सेविंग अकाउंट होल्डर से चार्ज नहीं लिया जाए एनईएफटी के लिए। नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर से चार्ज लिया जाता है और सेविंग अकाउंट के लिए ये फ्री रहता है। लेकिन अब बैंक से जा करके एनईएफटी करते हैं विड्रॉल फॉर्म भर के और चेक वगैरह दे करके, तो कुछ बैंक इसमें चार्ज करते हैं, कुछ 10 रुपये 15 रुपये के आसपास। 2007 में आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन दोनों मिल करके एक रोबस्ट पेमेंट सिस्टम बनाने का निर्णय लिया और 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत एक सिस्टम का गठन किया जिसको एनपीसीआई बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद ये था कि इंडिया में पेमेंट सिस्टम को और रोबस्ट बनाया जाए और धीरे धीरे एनईएफटी और आरटीजीएस से धीरे धीरे लोड कम किया जाए। एनपीसीआई आया और वो नए पेमेंट सिस्टम पे काम करना शुरू किया। तो 2010 तक आरटीजीएस और एनईएफटी के भरोसे पूरी कंट्री थी। 2010 में आईएमपीएस का सिस्टम आया। एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या है कि वर्किंग आवर में पैसे ट्रांसफ़र होते थे। आईएमपीएस आने के बाद 24/7 पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा खासकर रिटेल कस्टमर्स को मिल गई। तो इसमें क्या होता है, कभी भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। यूजुअली इसमें पहले 50,000 रुपये तक की था, धीरे धीरे लिमिट बढ़ती गई, फिर 2 लाख रुपये तक की लिमिट थी और अभी ये 5 लाख रुपये तक की लिमिट बढ़ चुकी है। 5 लाख रुपये बैंक टू बैंक, अभी ये भी डिपेंड करता है कौन सा बैंक। 5 लाख है, किसी बैंक पे अभी भी 2 लाख रुपये है, तो 5 लाख रुपये तक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 24/7 बेसिस ये सर्विस काम करती है। इसके सेटलमेंट का सिस्टम क्या होता है, इसमें कस्टमर के अकाउंट में पैसे तो इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, जितने पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं जिस बैंक के, तो एंड ऑफ द डे वो सारा पैसा सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। आईएमपीएस भी यूजुअली फ्री रहता है, लेकिन कुछ बैंक इसको आईएमपीएस सर्विस के कुछ चार्ज करते हैं। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक का यूज किया। एचडीएफसी बैंक 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है। उसके बाद आता है यूपीआई अभी चारों पेमेंट सिस्टम में सबसे यंगेस्ट पेमेंट सिस्टम है और ये आने के बाद तो एकदम क्रांति ला दी पेमेंट सिस्टम में। खासकर डीमोनेटाइजेशन के बाद तो यूपीआई ने ऐसा धमाल मचाया कि सबके मोबाइल में आ गए। सारे स्मार्टफोन यूजर यूपीआई का कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। आज के डेट में एक चाय की दुकान वाला भी, पान की दुकान वाला भी, छोटी छोटी सी दुकान वाला, परचून की दुकान, बड़े से बड़ी जगह यूपीआई एक्सेप्ट होता है। और ये इतना इजी सिस्टम बन गया पेमेंट सिस्टम कि सबकी लाइफ को इजी कर दिया। मर्चेंट हुआ या कस्टमर हुआ, आपके पॉकेट में चेंज रखने की ज़रूरत अब नहीं है। कहीं भी जाइए यूपीआई से पेमेंट करिए। लगभग हर जगह इसका, मॉल में हो, दुकान पे हो, इस पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक्चुअली मोबाइल वॉलेट बन गया। यूपीआई को भी रेगुलेट एनपीसीआई ही करती है। यूपीआई मोबाइल वॉलेट बन चुका है। इसका सेटलमेंट भी डे के लास्ट में होता है, एंड ऑफ द डे होता है।
जब एक बैंक दूसरे बैंक को सारा पैसा ट्रांसफ़र करता है। लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इमीडिएट होता है, दूसरे सामने वाले के बैंक अकाउंट में इमीडिएट पैसे जाते हैं और वो इसका यूटिलाइज कर सकता है। ये आने के बाद पेमेंट में एकदम क्रांति आ गई और सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर आज के डेट में यूपीआई ही यूज करता है। इवन 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो मल्टीपल यूपीआई रखे हुए वो उसे सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, इमीडिएट पैसा चला जाता है, ईजी टू यूज है। तो हमने 4 पेमेंट सिस्टम देखा, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई। तो डिफरेंस क्या है? आरटीजीएस में मिनिमम टिकट साइज़ 2 लाख रुपए से लेकर के अपर कैपिंग कुछ भी नहीं है और इसके चार्जेज सेविंग अकाउंट पे नॉर्मली नहीं रहता है और करंट अकाउंट पे बैंक अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा होता है एनईएफटी। एनईएफटी में मिनिमम टिकट साइज़ 1 रुपये से लेकर के मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, बट बैंक इस पर कैपिंग लगा सकता है। पे आधे घंटे पे इसका सेटलमेंट होता है। जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अगले आधे घंटे के अंदर पैसा आपका सामने वाले के अकाउंट में जा सकता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, वो इमीडिएट पैसा जाता है रियल टाइम में। आईएमपीएस इमीडिएट पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। इसकी अपर कैपिंग लिमिट 5 लाख रुपए तक है, फिर भी बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। आरटीजीएस और एनईएफटी को आरबीआई रेगुलेट करती है, आईएमपीएस को एनपीसीआई रेगुलेट करती है। नेक्स्ट यूपीआई। यूपीआई में मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं होता, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। इसको एनपीसीआई रेगुलेट करती है। इसका सेटलमेंट डे एंड पे होता है, लेकिन रियल टाइम में पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र पैसा हो जाता है, अकाउंट में तुरंत चला जाता है। ये रहा आज का वीडियो। इंडिया के पेमेंट सिस्टम के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आपका कुछ भी डाउट हो, कौन सा पेमेंट सिस्टम आप यूज करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि आज की डेट में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे हम कैसे बचें। तो अगला वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से ट्यून रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।